आज दिनांक 11 फरवरी को बहराइच कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक संपन्न। समीक्षा बैठक में जनपद बहराइच के सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों सहित संपूर्ण जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला बहराइच के कोऑर्डिनेटर श्री चंद्रशेखर मिश्रा उपस्थित होकर सभी पदाधिकारियों की समस्याओं व उनके द्वारा दी गई राय सुनकर श्री मिश्रा जी ने सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय और समस्याओं का निस्तारण करते हुए अपने मधुर शब्दों से जवाब देते हुए उन्हें संतुष्ट करने में सफल रहे। बैठक में जनपद बहराइच से कांग्रेस पार्टी के भावी प्रत्याशी श्री इंदाल प्रसाद गेहर ने अपने समर्थकों सहित बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखें नई दिशा टेलीविजन की खास रिपोर्ट। अगर कमान दे दिया है तो व्रत ऐसे में हमसे कुछ गलती भी होगी, आज भी हो सकती है और चुनाव के मतदान तक हो सकती है। उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा मांगता हूं। मैं यहाँ चुनाव लड़वाने आया, जीत जाएगा सांसद आपको मिलेगा, मैं नमस्ते करके चला, ठीक है। तो गलती के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बड़े लोग हैं, ये ना कहें कि ये हमको रास्ता बता रहे, हमने आप ही से सीखा, इसलिए बताने के लिए पार्टी ने एक दूत के रूप में हमें भेजा। आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय, शहर अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, सचिवगण, कोषाध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षगण, महासचिवगण, सचिवगण, कोषाध्यक्ष, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी टीम, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी टीम, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी टीम, राष्ट्रीय छात्र संगठन के कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी टीम, हमारे सभी विभाग, ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, विधि, शिक्षक, जो भी विभाग हो, जिनके भी कोई सदस्य अध्यक्ष या कोई भी हो, उन सभी लोगों का, हमारे 20 पीसीसी, हमारे 2 एआईसीसी, मैं सबको संबोधित कर रहा हूं और सबका स्वागत कर रहा हूं। उसके अलावा जो अन्य पदाधिकारी बचे हैं यहाँ, मैं इन सभी नामों को जिनको दिया हूं इनको नमन करता हूं, इनके घर वालों को नमन करता हूं, इनकी घरवाली को भी नमन करता हूं। इसकी वजह यह है कि आज 35 साल से शासन सत्ता नहीं, और उसके बाद इस कमरे में हम लोग कपड़ा लत्ता पहन के फूल माला देके बैठे हैं, तो या तो हम पागल हैं और या हम दीवाने, दो में से कोई एक चीज। या तो हम पागल हैं, यहां से चल चुके, और या हम दीवाने, तभी तो बैठे। तो ये दीवानगी आपकी है, लेकिन इस कपड़े को जिसने धुला है, क्रिच लगाया है, प्रेस किया है, सवेरे प्लेट में नाश्ता लिए बैठी थी, तिलक लगा के भेजी है, और ये जानती है कि ये नकारे के पहले 35 साल से कुछ नहीं, शायद ये नकारा भी कुछ न कर पाए, फिर भी भेज दिया। इसलिए घरवाली को भी नमन, बच्चों को नमन, माता पिता को। आप क्रांतिकारी हैं, फिदायीन हैं, आप कफन बांध कर आए हैं, जो सही बात है। आगे का रास्ता पता नहीं, हम फतह करेंगे या शहीद होंगे, हम नहीं जानते, फिर भी आए। लेकिन एक विश्वास के साथ आया कि आप में वह ताकत है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते थे, 18 दिन में आपने लोकसभा भेज दी। ये प्रतिभा आप में है, बहराइच की माटी में है, बहराइच के लोगों में। इसलिए असंभव तो कुछ भी, हम कुछ भी कर सकते, और आपने करके दिखाया। भाई कमांडो को कौन जानता था? यहाँ जब आए हैं उससे पहले मैं तो नहीं जानता था, जबकि मैं नसवाई से कांग्रेस में थे, लेकिन मैं तो शायद आप लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन आपने अपना धर्म किया। यहाँ एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2019 में मैं टिकट मांगा, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, जो सोशल मीडिया पर होंगे वो जानते हैं, और बहुत दीवानगी में टिकट मांगा, क्योंकि जब उम्र कम होता है तो दीवानगी ज्यादा। अब तो धीरे धीरे शांत बैठ गया, ठीक है। अब कोई पत्थर उत्थर मार दे तो चाहे थोड़ा बहुत हलचल है, नहीं तो अब शांत। तो जब टिकट मांग रहा था, ये मैं भाषण से अलग थोड़ा सा प्रसंग बता रहा हूँ, तो बीच में भारतीय जनता पार्टी से हमारे एक अग्रज कूद आ गया। विनय पांडे ने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पूरा मैदान खाली। कहा कि 2009 में श्रावस्ती से केवल एक बायोडाटा गया,
डॉक्टर विनय कुमार पांडे का, तो पार्टी की मजबूरी थी, करे क्या, उसने दे दिया। 14 फिर 9 के 19 में उन्होंने कहा, 14 में तो लड़े, इतिहास रचे जो कुछ भी हुआ। 19 में उन्होंने काम लड़ेंगे नहीं, बेटी बिहार कर फलाना ढंग, हमको आश्वस्त कर दिए, तो हमने कहा चलो बायोडाटा देते। हमारी हैसियत नहीं थी, मैं एक अध्यापक का पुत्र हूँ, साधारण परिवार का हूँ। विधानसभा तक का ख्वाब तो मैंने देखा था, लोकसभा का नहीं देखा था, जो सब थे। और शायद आज भी नहीं, क्योंकि लोग अब ये कहने लगे हैं ना कि पर्सनालिटी लाओ, व्यक्तित्व लाओ। मैं लोगों से सुनता हूं, और यदि ये बात सही होती तो सिर्फ जवाहर जी ही प्रधानमंत्री होते, लाल बहादुर शास्त्री नहीं। अगर ये बात सही होती तो मायावती जैसी साधारण महिला मुख्यमंत्री नहीं होती, मुलायम जैसा अध्यापक नहीं होता, बेनी बाबू नहीं होते, या हमारे कांग्रेस में एक तरफ से पड़ा हुआ नहीं। तो मैं टिकट मांग रहा था और धीरू भाई कूद पड़े। हमको ये लगा टिकट उधर चला है, तो प्रियंका जी से हमने एक सवाल पूछा। आदर्श भैया की मेरी पहली मुलाकात राहुल जी के घर पर हुई, जब मैंने आदर्श जी को पहचाना। एक ही दिन हम और ये प्रियंका जी से मिलने गए थे, तब मैंने पहली बार इनको देखा। तो प्रियंका जी से मैंने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा वाचाल था, बोलता अधिक था, हमने कहा आपको सत्ता चाहिए कि कांग्रेस चाहिए, बिल्कुल गुस्से में। तो उन्होंने कोई जवाब। हमने कहा राहुल जी इसी प्रांगण में कह करके गए हैं जिस दिन आप और ज्योतिरादित्य जी आए कि पैरासूट से कूदा हुआ प्रत्याशी नहीं आएगा। लाइन याद होगी अगर आप लोग सुने होंगे, प्रियंका जी जब पहली बार 11 फरवरी को आई तो राहुल जी का ये स्पीच था। और उसके बाद इत्तेफाक देखिए साहब, 57 में 22 बाहरी ही लड़ गए, 57 में 22 बाहरी लड़ गए, 2 मर गए, 18 भाग गए, 1 खाली रुका है हमारे यहाँ का धीरू। 22 का ये प्रोग्रेस। यहाँ कोई पत्रकार तो नहीं बैठा भी है? बाबू रिकॉर्ड कर रहे हो, काहे निकलवाना चाहते हैं? हम परिवार में इसलिए खुल के कह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपने। प्रियंका जी सुनी और कुछ नहीं बोली। मैं उनके सामने लगभग 4700 किलोमीटर में उनके साथ दौड़ा। मेरी सफारी आई है, बड़ा जैसे हम पुराने कांग्रेसी वैसे वो हमारी पुरानी गाड़ी पूरा साथ देती है। 4700 किलोमीटर दौड़ा, कान उनके दौड़े में मैं दौड़ रहा था और टिकट फाइनल हो गया था धीरू भाई का। लेकिन अब बहनी को प्यार करता था तो दीवाना था गए। कानपुर में 1-2 बार मरते मरते बचा। इतना रैला, इतना भीड़ था उनके भाई, जब वो भ्रमण करती थी तब क्या स्थिति होती थी। एक जगह गाड़ी रुक गई और वो बैठी मोबाइल में कुछ कर रही थी, मैं ड्राइवर सीट के इधर खड़ा हो गया। तो ऐसे देखी, फिर हमको ऐसे इशारा की कि हमारी तरफ आओ, गए शीशा उठाई। मैं नहीं जानता था कि इतने साधारण कार्यकर्ता को इतना सीरियसली लेते हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर, कांग्रेस चाहते हो या देश चाहते हो? मैंने सवाल क्या किया था कि आप सत्ता चाहती हैं या कांग्रेस चाहती है? मेरा प्रश्न यह था कि अगर आप सत्ता चाहती हैं तो आप सपा से, भाजपा से, बसपा से बड़ा आदमी, गुंडा, बदमाश ले आओ, लड़ा दो 80 सीट पे और जीत जाएंगे, आपकी सरकार बन जाएगी। मेरे अंदर क्रोध कि क्यों बाखरी आए, क्यों दूसरी जगह से आए हुए। तो ये मैंने कहा था कि आप क्या चाहती हो, सत्ता यहाँ हासिल करने आई हो या कांग्रेस बनाने आई हो? लेकिन तब उन्होंने कानपुर में उन्होंने ऐसे इशारा किया, मैं इधर आया। तो हमसे उन्होंने सवाल पूछा कि तुम देश चाहते हो या कांग्रेस चाहते हो? बड़ा गंभीर सवाल। एक वो व्यक्ति जो 1996 में राष्ट्रीय छात्र संगठन का पदाधिकारी बना था, उससे 20-22 साल बाद ये पूछा जा रहा है कि तुम देश चाहते हो या कांग्रेस चाहते हो? मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा दीदी मैं देश चाहता हूं। कहीं गुड, जब देश रहेगा तब कांग्रेस रहेगा, जब देश ही नहीं रहेगा तब कांग्रेस क्या रहेगा? तो कहीं आज स्थिति ये है कि हमें किसी तरह इस तरह का परिस्थिति झूठे मक्कार सरकार को बदलना है, देश बचाना है, फिर हम कांग्रेस बना लेंगे। जाओ और श्रावस्ती में धीरू सिंह की बात। और यहाँ दुर्विजय तो जान ही रहे, पूरे चुनाव मदद किया था, एक बोतल पानी भी नहीं पिया था, ईश्वर की सौगात, एक गिलास नहीं पिया। और 12 तारीख को मतगणना हुई थी, 13 को गया था उनके घर, एक काला चाय मैंने पी।
इस ईमानदारी और इस निष्ठा के साथ काम करता हूं मित्रों, और कांग्रेस में अभी तक 3 रुपए का सनीमा का भी टिकट मुझको नहीं दिया, और उसके बाद खड़ा हूं। तो जो खड़ा हूं, जो मेरी घरवाली मेरे साथ करती है, मैं समझता हूं आप भी इसी तरह खड़े हो, बगैर टिकट पाए, बगैर पद पाए, और आपकी घरवाली, बच्चे, माता पिता इसी तरह करते हैं। इस बात के लिए मैंने आपको और आपके सारे परिवार को नमन। हम सोच कर आए थे कि हम कुछ स्पीच दें, लेकिन यहाँ कुछ लोग, मेरा प्लान ये था कि 2-2 मिनट, 4-4 मिनट सारे लोग पार्टी की बात कह दें, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। रास्ते में सोचते आए थे कि हमें कुछ बोलना है, लेकिन अब बोलना नहीं, अब कुछ बातों का जवाब। पहले बात का शायद जवाब मिल गया कि प्रत्याशी बाहरी हो या यहाँ का हो। जब हमने भाजपा वाले को बर्दाश्त किया और बेगर जल पिए पूरा प्रचार किया और 60,000 मत दिलाया, यहाँ 20-20 हजार, 22-22 हजार लोग लोकसभा पाए, श्रावस्ती में बेहतर हो गए, हम नहीं जीत पाए। समय है, ठीक है, लोकतंत्र है, जनता है, जिसके माथे पे तिलक लगाना हो लगाए, हम स्वीकार करें, क्योंकि इस लोकतंत्र को तो हम ही लेकर के आए हैं ना, बीजेपी थोड़ा लेकर के आई। वो तो बाधक बन रही थी जब हम लोकतंत्र ला रहे थे। लेकिन लोकतंत्र से आए तो, लेकिन आने के बाद क्या सही कार्य कर रहे हैं, इस बात पर विचार कर पाए। क्या देश की प्रगति हो रही है? क्या देश की अर्थव्यवस्था सही जा रही है? क्या देश के नौजवान को नौकरी मिल रही है? क्या देश का किसान खुशहाल है? क्या देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या देश का श्रमिक सुरक्षित है? इन सब मुद्दों पर ध्यान दें। उन्होंने गरीबी का पैमाना बदल दिया। आप लोग यहाँ जो पढ़ते होंगे, अपने बच्चों से कहिएगा, हमने अपने योजना आयोग से, हमने मतलब कांग्रेस ने योजना आयोग से गरीबी का एक मापदंड दिया था कि इतना कैलोरी भोजन अगर किसी को मिलता है तो वो अमीर है, अदरवाइज वो गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे। उनका मापदंड आ गया है कि जिसके यहाँ शौचालय है वो अमीर है। आप दिमाग देखिएगा, पहले उन्होंने शौचालय बनवाया जिसमें आज कंडा रखा जा रहा है, पूरा रखा जा रहा है, और अब क्या कह दिया, जिसके यहाँ शौचालय है वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं। इस बात को गरीबों में पहुंचाने का काम, लोगों को बताने का काम हमारा। और आप अकेले हो जो सूरमा बनते हैं नीतीश, जो सूरमा बनती हैं ममता, जो सूरमा बनते हैं केजरीवाल, जो सूरमा बनते हैं जयंत, एक एक करके भाग रहे, एक एक करके भाग रहे। और साहब हंसी आती रोज। परसों जयंत साहब ने कहा पत्रकार से कि अब किस मुंह से मना करूं, यानी अपने बाबा को चीज मिल गया, बस हमारा विचार खत्म, हमारा सिद्धांत खत्म। तब तो जब अटल बिहारी का दोनों घुटना राजीव जी ने बदलवाया था तो उनको लौट के आके कहना चाहिए कि हम कांग्रेस में शामिल हो। राजीव जी ने हमारा घुटना बदलवा दिया। भाई अगर व्यक्तिगत लाभ से आपके सिद्धांत समाप्त हो जाए, आप कहाँ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने के लिए लालाई थे नीतीश बाबू और आज छोड़ के भाग गए। तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है राहुल गांधी, जो आपके लिए चल रहा है। और वाकई मैं बता रहा हूं, हम भी इंसान हैं, कई बार हम भी फ्रस्ट्रेट हुए, विचार आया, तमाम नेगेटिव बातें पार्टी के लिए आई, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि अगर एक प्लाट है 2000 स्क्वायर फीट का, हमारे उनके बीच अगर युद्ध चल रहा है और उस प्लाट के लिए हमारे घर में अगर 2 मौत हो, तो एक स्थिति आएगी, या तो हम प्लाट इनको दे देंगे या हम इस मसले से छोड़ के भाग जाएंगे। भाई यही होगी। एक लड़का बचपन में जिसकी दादी मार दी जाती, इसी लोकतंत्र की रक्षा के, तरुणाई में जिसका बाप मार दिया जाता, जिसकी माँ को जर्सी गाय, विदेशी बहू, क्या क्या नहीं कहा जाता, पूरे लोकसभा में हमारी बहुमत, और उसके बाद कहा जाता है विदेशी बहू है। यहाँ बैठा कोई व्यक्ति यदि बता दे आप प्लाट भी खरीदते हो तो पत्नी के नाम से खरीदते हो, घर बनवाते हो तो पत्नी के नाम से खरीदते हो। हम हिंदुस्तानियों के लिए पत्नी इतनी जरूरी है,
मर्द अंगूठी अपने लिए नहीं बनवाता है, मेहरी के लिए जरूर तरके झुमका बनवाता है। हमारे लिए इतनी जरूरी है तो हमारे राज्यों के लिए, हमारे कांग्रेस के लिए वो हमारी माँ जरूरी नहीं थी, उनसे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाता। अगर वो विदेशी होती तो आज 44 साल से सफेद साड़ी सर पे रख के विधवा का जीवन नहीं जी रही, वो चली जाती छोड़। इतना संपदा कांग्रेस के पास है। और इन झूठों को बताया करिए इतना संपदा लूटा नहीं है, अगर लूटा होता तो आज हमारा राहुल जेल में। 1885 में जब मैंने मोतीलाल नेहरू जी का आत्मकथा पढ़ा, 1885-86 की बात बता रहा हूं, सुनने में बड़ा आसान लगेगा। जवाहर जी अपनी पत्नी को लेकर के गए विदेश में इलाज कराने के लिए, और उनकी पत्नी बीमार थी, लंबा बीमार थी, पैसा कम हो गया। जवाहर जी बड़े संवेदनशील थे, इसीलिए उन्होंने पुस्तक लिखी, कविताएं लिखी। संवेदनशील व्यक्ति ही लिखता है। पैसा कम पड़ गया तो होटल छोड़ के धर्मशाला में रहने लगे, और धर्मशाला में रहने के साथ साथ अपनी पत्नी का 4 कंगन उन्होंने बेचे इलाज के दौरान। और जब लौट करके आए तो उनकी माँ ने, यानी उस बहू की सास ने पूछा कंगन का, तो बेचारी कुछ नहीं बोली। मैं हैसियत बताना चाहता। तो जवाहर से पूछा गया तो जवाहर ने कहा कि हमने बेच दिया, हमारे पास पैसा कम पड़ा था। तब उनके बाप ने जो लाइन बोला था कि घर के सारे खर्चों के बाद मैं 25,000 रुपया प्रति महीना फिक्स डिपॉजिट कर देता हूं, इसलिए कि तू विदेश में मेरी बहू का कंगन बेचेगा। ये वो परिवार है यार। अगर 1 महीने का 25,000 फिक्स डिपॉजिट आज तक बचा होगा, 1 महीने का 1885 से, अग्रवाल साहब तो व्यवसायी है, जोड़ लीजिएगा कितना। और अगर उनके बाप ने 10 साल जमा कर दिया होगा तो आप ये कहते, अगर चोर बेईमान कांग्रेस होती तो मोदी साहब चूकते नहीं। अभी तक ईडी सीबीआई डरवाते थे, अब भारत रत्न दे करके फुसलाते हैं। तो तरीका वही है ना। इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। मैं प्रवक्ता नहीं हूं ना, कभी ईश्वर नगर किया। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और आरक्षण लिए थे तो यही जनसंघ वालों ने बिहार में नारा लगाया था, महिलाएं क्षमा करेंगी मुझे, कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की अम्मा भी आई। यह नारा इनका कर्पूरी के लिए था। और माँ बहन की गाली इन्होंने सदन के भीतर दिया है। फणेश्वरनाथ रेणु बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा, आज आप उनको भारत रत्न सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि ओबीसी आपके तरफ चला। चौधरी चरण सिंह को 1 साल तक हमारा किसान सड़क पर पड़ा रहा, आपने कीले गड़वाई, पानी बौछारा लगाया, बताया आतंकवादी हैं, पुलाव खाते हैं, उनको पुलाव खाने का हक नहीं है, जो सारे संसार को चावल और गेहूं खिला देते हैं पंजाब और हरियाणा से। लेकिन आज आपने एक आदमी को एक भारत रत्न दे दिया और कह रहे सारे किसान हमारे। नरसिंहा राव साहब जब आर्थिक नीतियां लागू करते थे तब आप सदन से संसद तक पूरा कोहराम काटते थे, आज वो आपके लिए अच्छे हो गए। इनके पास है क्या मित्रों? इनके पास है क्या? इनके पास अगर होता तो हमारा नरसिंह, इनके पास अगर होता तो हमारा स्वामीनाथन जिसको इंदिरा जी हरित क्रांति में उठाई थी, इनके पास होता तो हमारा पटेल जिसकी ये मुक्ति लगाई। अरे दो ना भारत रत्न, अगर तुम्हारी हैसियत हो तो वीर सावरकर को वीर बता रहे हो, दो, पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। दीजिए ना उपाध्याय जी को भारत रत्न, काहे नहीं दे रहे? ढूंढ कर आप ऐसे लोगों को दे रहे हो तो ये जनमानस को आप बताओ कि मोदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग बेहतर थे, उन्हें भारत रत्न मिल रहा है। क्यों नहीं दे रहे अपने भाजपा को? काहे कर्पूरी, काहे नरसिंहा राव, काहे स्वामीनाथन? ये सब तो कांग्रेस के प्रोडक्ट है। कर्पूरी कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस उन नीतियों पर चली जब आपने आरक्षण के खिलाफ बात की। तो कुल मिलाकर के हम बहुत संक्रमण काल में जी, हम करो या मरो की स्थिति में। कोई साहब यहाँ स्पीच दे रहे थे तो हमें कह रहे थे मिश्रा जी संख्या कम है, संख्या कम है। मिश्रा जी को संख्या से मतलब ही नहीं। बगल में बैठा था, बहुत सवाल किया, लेकिन ना ये पूछा होगा कुर्सी का है, खाली है, कुर्सी का है, कम है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। क्योंकि 1885 में 69 लोग
तेजकुल इंटर कॉलेज में बैठे थे हमारे पूर्वज मुंबई में 69, और नाक में चना चबवा के फिरंगियों को खदेड़ दिया हिंदुस्तान से बाहर, जिसका सूरज नहीं अस्त होता। और आप, मैंने भी यहाँ गिनती जरूर करी है, गिनती 69 ही आई है। तो हम तो केवल एक लोकसभा जीतने आए, हमको किसी को बात तो संख्या बल कुछ नहीं हुई। हमारे यहाँ बलरामपुर के एक नेता डॉक्टर SP यादव साहब का देहांत हुआ, शायद आप लोग जानते हो, मंत्री भी रहे। उसी विधानसभा से मैं तैयारी भी कर रहा था 2012 तक 17 से। मुझे याद है कि जब मैं BSc करता था, उन्होंने मुझे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया था। तो एक आदमी बैनर इधर पकड़ता था, एक आदमी बैनर इधर पकड़ता था, बैनर के पीछे SP यादव होते थे, शाही साहब होते थे, केवल 4 लोग पूरे बलराम का भ्रमण करते थे, केवल 4। ना उनको शर्म आती थी, ना उनको झिझक आती थी, और वो प्रोफेसर थे भैया, तब 40-50 हजार रुपया महीना तनख्वाह। और मैंने सुना है कि यह बौरान है हीरा, देखो पगलान है, 4 मिला पगलान। और वही हीरा विधायक भी बना, मंत्री भी बना, और आज तेरे ही में पूरा इलाका लगभग के यहाँ गया नमन करने। तो संख्याओं के कोई मतलब नहीं।